Hi friends, today's topic is from material science, that means physical metallurgy, introduction to physical metallurgy, and we are going to discuss a very important chapter that is phase diagram. And many students having the confusion that how this phase diagram has drawn, from where this type of curve is coming, and many important points in that phase diagram we are going to discuss. So please concentrate. ये आप लोग को दिख रहा होगा, this type of curve is known as a phase diagram in the, but before going to that one हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कर्व मिला कहां से, from where we have got this curve. So let me tell you in details. You see, this one very popularly we known as it is a cooling curve, and I have drawn here two types of cooling curves. आप लोग को दो cooling curve यहाँ पे दिख रहा होगा. This one is for pure metal. मैं pure metal लिख रहा हूँ, pure metal P लिखा. That means one type of material it is there. एक ही टाइप का मटेरियल है, either only iron, खाली एल्यूमिनियम, खाली मैग्नीशियम, इसी का है. और ए वाला जो कर्व है इट इज फॉर एलॉय और मे बी इट इज ए सब्स्टिट्यूशनल एलॉय. और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर में सब्स्टिट्यूशनल एलॉय एंड इंटरस्टिशियल एलॉय आता है. सो इट इज ए एलॉय का कूलिंग कर्व है, ये प्योर मेटल का कूलिंग कर्व है. इसको हम लोग बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे. कूलिंग कर्व ये देखिए, एक साइड में टेम्परेचर, इट इज द टाइम. ओके, सो यहाँ पे 4 पॉइंट में लिखा हूं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट लिखा हूं. सो ए में जब मेटेरियल है दैट इज इन द पोरिंग टेम्परेचर, दैट मीन्स वो लिक्विड स्टेट में है, बहुत ज्यादा हीट पे है मेटेरियल. हम लोग आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं. पोरिंग टेम्परेचर सपोज इट इज इन 1539 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है. जब हम लोग उसको कूल कर रहे हैं, सो स्लोली क्या होता है, टेम्परेचर इसका डिक्रीज होते आ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी घट रहा है. सो 1 पॉइंट वी विल रीच, एक पॉइंट में हम लोग पहुंच रहे हैं जो कि है बी पॉइंट. बी पॉइंट क्या है ना, जहां से कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ है. सपोज आप आज्यूम कर लीजिए कि दैट इज 1100 डिग्री सेल्सियस. यहां से सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ, और जैसे ही सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट जो लिक्विड मटेरियल था वो एक ही टाइम में जस्ट विद इन 1 टाइम कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो जाता है. ऐसा नहीं है. आप लोग देखे होंगे जब पानी जब आइस बनता है, कैसे बनता है, पहले एक पॉइंट कहीं से आइस बनना शुरू होता है, फिर पूरा पानी आइस हो जाता है. सो बी पॉइंट से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, बट एज द टाइम गो ऑन इंक्रीजेस द कूलिंग इफेक्ट, अगेन वी आर अप्लाइंग द कूलिंग इफेक्ट. सो सी पॉइंट में जब पहुंचे हैं हम, पूरा ये जो आयरन का लिक्विड पार्ट था वो कंप्लीटली सॉलिडिफिकेशन हो जाता है. सो बी से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और सी पे सॉलिडिफिकेशन एंड हुआ. बट यहाँ पे एक चीज आप लोग मार्क करेंगे कि दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. बी में जो टेम्परेचर है सी में भी वही टेम्परेचर है. इसीलिए इसी को हम लोग लाटेंट हीट जोन बोलते हैं, जिसमें कि फेज तो चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड फेज को चेंज हुआ, बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. सो दैट इज द लाटेंट हीट. बिकॉज हम लोग कूल कर रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, बट टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली मेटल का स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड. सो इट इज नोन एज लाटेंट हीट. यहाँ पे और बहुत कुछ भी इंटरनल लॉजिक डिस्कशन हो सकता है. ये हीट देने से मटेरियल में क्या होता है ना, मटेरियल को हीट देने से द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस मटेरियल इज एनर्जाइज्ड, एनर्जी मिल जाता है, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है. तब मैं जब हीट डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी उसका भी डिक्रीज हो रहा है. सो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रहा है. इसीलिए तो जब सॉलिड मेटल एक सॉलिड स्टेट में है
उसका काइनेटिक एनर्जी लेस है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। लिक्विड स्टेट को जा रहा है, ज्यादा गर्म कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट को जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ रहा है, फिर गैसियस स्टेट को जा रहे हैं और भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब मैं हीट डिक्रीज कर रहा हूं तो बी पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होके 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 ऐसा स्टेट को आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा हो गया कि मेटल सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, मेटल को सॉलिडिफिकेशन करने के लिए, लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन करने के लिए वी रिक्वायर सम अंडर कूलिंग। अंडर कूलिंग दैट मीन्स उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से और भी थोड़ा ज्यादा कूल करना पड़ता है, तब जाके मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है। सो इसी को हम लोग अंडर कूलिंग बोलते हैं। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ तो सॉलिडिफिकेशन बढ़ता ही जाता है एंड सी पॉइंट में कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाता है। और इससे ज्यादा जब हम लोग कूल करते हैं देन सॉलिड का टेम्परेचर और भी डिक्रीज होता है। ये होता है आपका प्योर मेटल पे। ये कूलिंग कर्व के लिए अलग एक डिस्कशन, अलग एक चैप्टर कंप्लीटली इन डिटेल्स भी हो सकता है, बट इन ए नॉट सेल मैं आपको समझाता हूँ। So this is for pure metal, that means one type of metal. But if it is a alloy, if it is a solid solution, तब क्या होता है ना, देखिए ए पॉइंट में अभी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही हम लोग कूल किए देन कूलिंग होते होते ये बी पॉइंट को आया। बी पॉइंट क्या है मैं लिखा हूं, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ और सी पे सॉलिडिफिकेशन एंड हो रहा है। बट यहाँ पे आप लोग क्या मार्क कर रहे हैं ना, ये बी से सी पॉइंट एक टेम्परेचर पे नहीं है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एक टेम्परेचर पे नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज जैसे करेंगे तब सॉलिडिफिकेशन गो ऑन इंक्रीजेस। दैट मींस यहाँ पे लैटेंट हीट जोन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ ना, सपोज हम लोग एक निकेल और कॉपर का एलॉय लिए हैं, निकेल और कॉपर का एलॉय लिए हैं। तो निकेल का जो सॉलिडिफिकेशन स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो कॉपर का शायद नहीं हुआ होगा। तो एक साथ में एक ही टेम्परेचर में पूरा मटेरियल सॉलिडिफाई नहीं होता है। तो ये शुरू होता है एक टेम्परेचर पे और जैसे ही आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे सो धीरे 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 ये सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा। सो इट इज ए इंक्लाइन लाइन यू आर गेटिंग। सो आफ्टर सी में ये कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाता है और डी पे और डी तक अगर कूलिंग करेंगे देन सॉलिड का टेम्परेचर और भी कम होता है। ये आपको कूलिंग कर्व थोड़ा नॉट सेल में समझा दिया। यहां से हम लोग जाते हैं फेज डायग्राम को। अब आप लोग ए वाला डायग्राम के ऊपर में ध्यान दीजिए। इसमें लिखा गया है सीरीज ऑफ कूलिंग कर्व्स फॉर डिफरेंट एलॉयज फॉर ए कंप्लीटली सॉल्युबल सिस्टम। कंप्लीटली सॉल्युबल सिस्टम को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रह जाता है। हाँ, सो इन द सॉलिड फॉर्म में या इन द लिक्विड फॉर्म में इट प्रोड्यूसेस ए होमोजेनियस मिक्सचर। सो इट इज ए कंप्लीटली सॉल्युबल सिस्टम, जिसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम लिया हूं, ऊपर में कंपोजिशन लिया गया है। कंपोजिशन देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एक मटेरियल ए जिसको मैं निकेल लिया हूं, एक मटेरियल बी जिसको मैं कॉपर लिया हूं। तो निकेल अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं 0, 20, 40, 60, 70, 80, 100 ऐसे इसका कंपोजिशन बढ़ता ही जाएगा। अगर कॉपर का ले रहा हूं तो कॉपर का लेफ्ट से राइट 0, 20, 30, 40, 60, 80, 100। सो दोनों को मटेरियल जो कंपोजिशन में मिलता है तब जाके एलॉय होता है। सो पहला जो कंपोजिशन है यहाँ पर देखिए, ये जो पहला कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन पे क्या है ना, निकेल कितना है 100, कॉपर कितना है 0। तो निकेल 100% है, कॉपर 0, तो ये कौन सा मटेरियल हुआ, प्योर मटेरियल का एलॉय हुआ, प्योर मटेरियल हो गया बिकॉज इट इज 100% निकेल। सो इसका कूलिंग कर्व जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए थे ऐसे ही हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, बी से सी पॉइंट स्ट्रेट लाइन हुआ और फिर आया।
इसके आगे जा रहे हैं निकेल 80 कॉपर 20, इसके आगे जा रहे हैं निकेल 70 कॉपर 30, ऐसे ही जाएगा। सो इन ये सारे कंपोजिशन आपको एलॉय का कंपोजिशन देता है। सो इसका कूलिंग कर्व जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए, बी से सी पॉइंट इंक्लाइन लाइन हुआ, बट लास्ट कंपोजिशन अगर देखेंगे निकेल कितना हुआ 0, कॉपर कितना हुआ 100। सो अगेन दिस इज ए क्या हो गया प्योर मेटल, 100% कॉपर है, तो उसका कूलिंग कर्व अगेन ये बी से सी पॉइंट स्ट्रेट लाइन हुआ। सो नाउ हमको जितना भी बी पॉइंट मिला, बी पॉइंट मीन्स जहां से सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ, और हमको जितना भी सी पॉइंट मिला जहां पे सॉलिडिफिकेशन एंड हुआ, अगर हम वो सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे देन हम लोग ऐसा एक कर्व जनरेट करते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, फेज डायग्राम। दिस इज द फेज डायग्राम। सो आप लोग को पता चला कि फेज डायग्राम कैसे मिल जाता है। फेज डायग्राम खाली आपका जो प्योर मटेरियल है उसका बी पॉइंट जो है सी पॉइंट भी वही है, दोनों साइड में जो प्योर मटेरियल है देख सकते हैं बी पॉइंट जो है सी पॉइंट वही है, बाकी सबका बी और सी पॉइंट अलग है, जिसको कि हम बी पॉइंट को मैच किए सी पॉइंट को मैच किए तो हमको ये फेज डायग्राम मिल गया। तो अब बात है कि फेज डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग थ्रू दिस फेज डायग्राम। ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग फेज डायग्राम इसीलिए पढ़ते हैं, कंडीशंस अंडर व्हिच फेजेस एग्जिस्ट। ये कौन सा कंडीशन में ये फेज रहता है, क्या टेम्परेचर है, क्या इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, किस वजह से स्टेट यहां पर लिक्विड है, यहां पे सॉलिड है, यहां पे लिक्विड प्लस सॉलिड है। सो कंडीशन अंडर व्हिच फेजेस एग्जिस्ट, ये एक पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर 2, कंडीशंस अंडर व्हिच चेंज इन फेज ऑकर, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे किस कंडीशन पे आपका फेज चेंज हुआ, यहां पे लिक्विड था यहां पे सॉलिड है, और किसके वजह से लिक्विड से लिक्विड प्लस सॉलिड, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड से सॉलिड होता है। दैट टू ऑब्जेक्टिव विल बी सैटिस्फाइड व्हेन वी विल गो ऑन डिटेल स्टडी ऑफ दैट फेज डायग्राम। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आपको दिखा रहा हूं और क्लियरली दिखा रहा हूं, थोड़ा देखिए। तो ये डायग्राम को, ये जो फेज डायग्राम हम लोग बनाए, मैं इसको यहाँ सेपरेटली रिप्रेजेंट किया। तो दिस रेड कर्व इज रिप्रेजेंटेड हियर एज ए ब्लू कर्व। सो ये जो ऊपर वाला लाइन हमको कौन सा पॉइंट ज्वाइन करके मिला था ना, हमको सारे बी पॉइंट ज्वाइन करके मिला था। सो मैं जैसे ही बोल रहा था, ये जो कर्व, ये रेड कर्व को मैं यहां पे रिप्रेजेंट किया हूं। तो ये जो कर्व है, मुझे ये ऊपर वाला लाइन कैसे मिला ना, सारे बी पॉइंट से ऊपर वाला लाइन मिला, और ये नीचे वाला लाइन कैसे मिला ना, सारे सी पॉइंट ज्वाइन करने से नीचे वाला लाइन मिल गया। और इसी को मैं बोल रहा हूं फेज डायग्राम। यहां पे कुछ चीज हमको पता करना है कि ये ऊपर वाला लाइन से ऊपर में मटेरियल जो भी रहा वो कौन सा स्टेट में रहा ना, सब लिक्विड स्टेट में रहा, क्योंकि ये बी पॉइंट से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। सो इससे ऊपर जो भी रहा सब क्या है ना, लिक्विड स्टेज में है। ये सारे बी पॉइंट से हम लोग को मिला, और ये सारे हमको सी पॉइंट से मिला, और इस बी सी पॉइंट से नीचे जो भी है, सी पॉइंट से नीचे जो भी है वो कौन सा स्टेट में है ना, सब सॉलिड स्टेट में है। लेकिन बी और सी के बीच में ये जो कर्व के अंदर में जो रहा वो कौन सा स्टेट में रहा ना, लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में रहा। सो ये कर्व का ऊपर में जो है दैट इज लिक्विड स्टेट, सो इट इज ए सिंगल फेज। कर्व का नीचे जो है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, सो दैट इज ऑल्सो ए सिंगल फेज। लेकिन कर्व का अंदर में जो रहा दैट इज लिक्विड प्लस सॉलिड, दैट इज ए टू फेज कंडीशन हम लोग को मिल गया। यहाँ पे दो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम लोग बात करते हैं। ये ऊपर वाला कर्व का लाइन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडस लाइन, और ये नीचे वाला कर्व का लाइन को हम लोग बोलते हैं सॉलिडस लाइन। सो लिक्विडस लाइन क्या है
ना आप लोग भी अभी पता कर सकते हैं लिक्विडस लाइन क्या है ना, एबव व्हिच लाइन ऑल द मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म, सारे मेटल इसके ऊपर में लिक्विड फॉर्म में है। और सॉलिडस लाइन क्या है ना, बिलो द लाइन ऑल द मेटल इन सॉलिड फॉर्म। So liquidus line is that line above which all the metal is in liquid form, and solidus line is that line under which all the metal is in solid form. So liquidus और solidus के बीच में जो एरिया है ये इसमें क्या रहता है ना, लिक्विड प्लस सॉलिड फॉर्म में मेटल रहता है। सो इतना समझ में आया। सो यहाँ पर हम लोग फेज डायग्राम को स्टडी करने के लिए हम लोग को दो रूल हम लोग को जानना पड़ता है। तो रूल नंबर 1 क्या है, R1 रूल नंबर 1 क्या है ना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फेजेस। हम लोग इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फेजेस कैसे पता करेंगे। एंड रूल नंबर 2 रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फेज। एक कहीं पे अगर एक पॉइंट लिए, एक फेज में एक पॉइंट लिए, तो हमको उधर कैसे पता चलेगा कि लिक्विड कितना है, सॉलिड कितना है। यहां पे आपको पता है कि लिक्विडस लाइन के अबव सब लिक्विड में है, सॉलिडस लाइन के नीचे सब सॉलिड में है। बट मैं अगर 2 फेज लाइन के अंदर में कोई पॉइंट लिया तो यहाँ पे तो 2 फेज में है, लिक्विड प्लस सॉलिड फेज में है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पे कितना अमाउंट का लिक्विड है और कितना अमाउंट का सॉलिड है। दैट थिंग ऑल्सो फ्रॉम रूल 2 वी विल स्टडी। तो पहला रूल 1 ये है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फेजेस, फेजेस का केमिकल कंपोजिशन कैसे पता करेंगे। सो ये जो यहाँ पे हम लोग नीचे कंपोजिशन लिखा था, ये नीचे कंपोजिशन लिखा हूं, देखिए नीचे कंपोजिशन लिखा हूं, एक है मेटल ए, एक है मेटल बी, और यहाँ पे कंपोजिशन वेट परसेंटेज बी लिखा हूं। तो बी का कितना है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है। बी अगर यहाँ पे 20 है एलॉय में, तो ये कितना रहेगा, ये 80 है। यहाँ पे बी 40, देन ए 60, यहाँ पे बी 60, देन ए 40, यहाँ पे बी 80, देन ए 20, यहाँ पे बी 100 मीन्स ए 0, यहाँ पे ए 100 मीन्स बी विल बी 0, दिस टाइप। सो इसका केमिकल कंपोजिशन फेज का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं पे भी ये 2 फेज के अंदर में कहीं पे भी एक अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हूं, रेड लाइन आप लोग देखिए। सो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ फेजेस को स्टडी करने के लिए कि मेटल का कंपोजिशन कितना है, सो मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं ये वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कीजिए कहीं पे भी, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। सो वर्टिकल लाइन देखिए, रेड कलर का वर्टिकल लाइन में ड्रॉ किया हूं, which is intersect with this liquidus line at T1 and in the solidus line at T2। तो मैं ड्रॉ किया तो जब नीचे ले आता हूं तो नीचे ये जहां पर मैच करेगा, देखिए यहाँ पर 20 पे मैच किया है। सो यहाँ पे कंपोजिशन वेट परसेंटेज बी मटेरियल है 20%, तो ये कितना है 80%। तो मुझे कंपोजिशन मिल गया। यहाँ पे जो अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट पे जो लिक्विड प्लस सॉलिड है, जो मेटल है एलॉय, इसका कंपोजिशन क्या है ना, बी है 20% एंड ए इज 80%। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। इससे हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मेटल का कंपोजिशन पता कर सकते हैं। बट ये सेकेंड रूल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फेज, इसके अंदर में कोई भी पॉइंट में ले लिया, लेकिन उसमें कितना सॉलिड है और कितना लिक्विड परसेंटेज है वो कैसे पता चलेगा। कि यहाँ पे अगर निकेल कॉपर का एलॉय लिया हूं और मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर रहा हूं, ये पॉइंट यहाँ पे चूज किया, ये तो लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में है, लेकिन लिक्विड कितना परसेंटेज है और सॉलिड कितना परसेंटेज है उसको कैसे मेजर करेंगे। सो वी विल गो अगेन सम मोर डिटेल्स ऑफ दिस वन कि कैसे हम लोग इसका पता कर सकते हैं। तो इसी डायग्राम को मैं और एक जूम करके बनाया, ये पूरा डायग्राम का आधा इधर में बनाया।
देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा, अल्फा जो लिखा हूं, अल्फा इज नोन एज ए सॉलिड फेज, सॉलिड स्टेट को हम लोग अल्फा यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा, देखिए मैं इसको इस कर्व को जूम करके बनाया हूं। यहाँ पे 20 पे ये रेड लाइन खींचा था, 20-80 कंपोजिशन पे। सो दिस रेड लाइन इज हियर, यहाँ पे देखिए रेड लाइन लिया हूँ, 20-80 कंपोजिशन पे रेड लाइन लिया हूँ। तो मुझे पता करना है कि ये पॉइंट पे सॉलिड कितना है, लिक्विड कितना है। तो मैं कैसे पता करूंगा ना, देखिए ये जो वर्टिकल लाइन रेड कलर का ड्रॉ किया गया है, उसको इंटरसेक्ट करके कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं पे भी ये 2 फेज रीजन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। सो आई हैव ड्रॉन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस ब्लू कलर, this MO line I have drawn, and which intersect with this vertical red color line at point M। देख रहे हैं, सो M पॉइंट कहां से शुरू हुआ, सॉलिडस लाइन से शुरू हुआ, N पॉइंट पे वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट किया, और वो पॉइंट कहां पे है ना, लिक्विडस कर्व पे है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिक्विडस और सॉलिडस लाइन को जहां पे टच किया एम एंड ओ पॉइंट पे, वहीं से वर्टिकल लाइन अगेन नीचे में ड्रॉ कर दिया। एम से वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ किया, ओ से भी वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ किया। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें लिक्विड परसेंटेज कितना है, सॉलिड परसेंटेज कितना है। तो इसी को हम लोग लीवर रूल भी बताते हैं, बिकॉज एन पॉइंट एक लीवर जैसा हो गया। इसका लेफ्ट साइड में एक आर्म है और राइट साइड में भी एक आर्म हुआ। लेफ्ट साइड वाला आर्म MN, राइट साइड वाला NO। सो इट इज जस्ट एक्ट्स एज ए लीवर। सो इसको लीवर रूल और टाई लाइन भी हम लोग बोलते हैं, इसीलिए लिखा हूं यहाँ पर टाई लाइन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये टोटल ये जो हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसी को यहाँ से क्लियरली और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल्स में दिखाया गया है। देखिए ये अल्फा स्टार्टिंग पॉइंट M पे अल्फा क्यों लिखा हूं ना, दिस इज द सॉलिडस लाइन, नीचे इससे नीचे सब सॉलिड में है, सो अल्फा। सो O कहां पर है ना, लिक्विडस लाइन पे, ऊपर में सब लिक्विड है, सो यहाँ पे लिक्विड है। N इज द इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब देखिए M से N डिस्टेंस कितना ना, N जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था वो है 20 पे, और M जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ वो है 10 पे। सो 10 से 20 है कितना हुआ ना 10। अच्छा, O से जो नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया वो कितना पे, 26 पे, कंपोजिशन दिखा रहा है 26, और N से वो कितना हुआ 20 से 26, तो यहाँ पे 6 लिखा। आपको पता चल रहा है M पॉइंट इज कनेक्टेड एट 10B, O पॉइंट इज कनेक्टेड एट 26B। सो लिखा हूं M लिखा हूं 10B पे, O लिखा हूं 26B पे, और M से N डिस्टेंस कितना है 10 हुआ, और N से O डिस्टेंस कितना है 6 हुआ। सो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग को कैसे पता चलेगा कि लिक्विड परसेंटेज कितना है। सो याद रखिए, मैं लिखा लिक्विड परसेंटेज इक्वल्स टू Mn बाई Mn क्या है, Mn है जो लाइन आपको लगा है किसमें से, सॉलिडस लाइन को। जब लिक्विड परसेंटेज निकालेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट से सॉलिड वाला लाइन को, सॉलिडस वाला लाइन को लिखेंगे। सो Mn डिवाइडेड बाय टोटल लाइन कितना ना, MO टोटल लाइन इनटू 100। सो आपको Mn पॉइंट कितना है मैं निकाला हूं 10 से 20, 10 डिवाइडेड बाय टोटल लाइन कितना है 10 प्लस 6 16 इंटू 100, 62.5% है लिक्विड। अब सॉलिड परसेंटेज कितना है, अल्फा परसेंटेज। तब जब सॉलिड निकालेंगे तब कौन सा लाइन लेंगे, लिक्विड वाला लाइन लेंगे, लिक्विडस वाला ऑपोजिट लाइन लेंगे। ये फॉर्मूला को याद रखने का। सो N से O, सो NO डिवाइडेड बाय टोटल लाइन इंटू 100। सो NO कितना है ना 20 से 26, 6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 37.5%। सो हमको इधर पता चला, हम लोग वी आर एबल टू नो दैट ये जो 2 फेज रीजन में ये जो है कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जो वर्टिकल लाइन पे ले रहे हैं, तो हमको कितना मिला, लिक्विड और सॉलिड कितना परसेंटेज मिला, हम लोग एबल टू कैलकुलेट दैट वन। लिक्विड परसेंटेज मिला 62.5% और सॉलिड परसेंटेज मिला 37.5%। अदरवाइज
विदाउट दिस रूल वी आर अनेबल टू नो कि फेज के अंदर में लिक्विड प्लस सॉलिड है, बट कितना परसेंटेज लिक्विड है, कितना परसेंटेज सॉलिड ऑलरेडी हो गया है। सो उसको पता करने के लिए दिस टाई रूल इज यूज्ड and this is very popularly also known as the lever rule, and this horizontal line is known as the tie line. So today we have discussed, हम लोग डिस्कशन किए about this cooling curves. कूलिंग कर्व के ऊपर में हम लोग डिस्कशन किए प्योर मेटल का कूलिंग कर्व एज वेल एज प्योर मेटल का कूलिंग कर्व एज वेल एज एलॉय का कूलिंग कर्व, और ये कूलिंग कर्व से कैसे फेज डायग्राम मिल रहा है दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, एंड फेज डायग्राम का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, सॉलिडस लाइन, लिक्विडस लाइन, लिक्विड प्लस सॉलिड फेज, वन फेज, टू फेज, एंड ये सारे डिस्कशन किए। एंड दोनों रूल केमिकल कंपोजिशन ऑफ फेजेस कैसे निकालेंगे एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच फेज, कितना परसेंटेज सॉलिड कितना परसेंटेज लिक्विड कैसे निकालेंगे, दैट थिंग आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। और यहाँ पे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाई लाइन एंड लीवर रूल के थ्रू हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द लिक्विड एंड सॉलिड परसेंटेज, दैट आल्सो वी आर डिस्कस्ड। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ अगर कंफ्यूजन या डाउट से आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मोर डाउट्स विल बी क्लियर एंड मोर रिलेटिव वीडियोज विल कम आउट। थैंक यू वेरी मच।